आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा आवर्त बीजी पादप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब इस पीढ़ी एकांतरण की दो महत्वपूर्ण प्रावस्थाएं हैं जो एंजियोस्पर्म के प्लांट पीरियड में पाई जाती हैं। नंबर 1, पहली आवर्त बीजी पादप के जीवन चक्र की मुख्य प्रावस्था है बीजाणु प्रावस्था। इसको पहली हमारी जो प्रावस्था है, जो पहली और मुख्य प्रावस्था है एंजियोस्पर्म के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए। फर्स्ट स्टेज इज स्पोरोमैटिक फेज। क्या क्या विशेषता है इस प्रावस्था की? नंबर 1, बीजाणु प्रावस्था द्विगुणित होती है, यानी कि डिप्लॉयड प्रावस्था है। दूसरा, दीर्घकालिक प्रावस्था है, स्वकोषी प्रावस्था, तथा यह प्रावस्था जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। जड़ तना पत्ती में विभेदित। ये इसकी खासियत है जो हमारी पहली मुख्य प्रावस्था थी, जिसको हमने कहा बीजाणु प्रावस्था। द्विगुणित होती है, दीर्घकालिक है, स्वकोषी एवं जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। अब दूसरी जो प्रावस्था है वो दूसरी हमारी प्रावस्था कहलाती है युग्मकोद्भेद प्रावस्था। यानी कि पहली बीजाणु प्रावस्था जिसको हमने कहा स्पोरोफिटिक फेज, सेकंड है गैमेटोफिटिक फेज। आवर्त बीजी पादप के लाइफ साइकिल की दो मुख्य प्रावस्थाएं हैं। पहली और मुख्य प्रावस्था जो है हमारी स्पोरोफिटिक फेज और सेकंड है गैमेटोफिटिक फेज। इसकी क्या खासियत है? गैमेटोफिटिक फेज एगोनिक होती है। एगोनिक का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। अल्पकालिक और बीजाणु प्रावस्था पर आश्रित है। जो हमारी जीवाणु प्रावस्था थी ये आश्रित नहीं थी, ये स्वकोषी थी और स्वतंत्र थी, जबकि युग्मकोद्भेद प्रावस्था जो है वो बीजाणुकोद्भेद प्रावस्था पर आश्रित है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसका अभी जो आपने समझा उसको एक लाइन डायग्राम में समझिएगा कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज है स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज जो कि कैसी रहती है, अपनी द्विगुणित रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण जो इसकी अवस्था है इसकी जीवन चक्र की वो थी गैमेटोफिटिक। यानी कि युग्म जो कि कैसी है हैप्लॉइड यानी कि एगोइक प्रावस्था। अब बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोफिटिक फेज, कार्य क्या है बीजाणुजनन प्रावस्था। तो आप याद रखेंगे स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक जो फेज है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स यानी कि बीजाणुजनन प्रावस्था स्पोर्स यानी कि बीजाणु निर्माण करती है यानी कि उत्पन्न करती है बीजाणु। और जो भी दूसरी प्रावस्था थी युग्मकोत्थित प्रावस्था, ये प्रोड्यूस करती है गैमीट यानी युग्मक। स्पोरोफिटिक फेज में स्पोर्स प्रोड्यूस किए, गैमेटोफिटिक फेज में गैमेट्स प्रोड्यूस किए। यह डिप्लॉयड कंडीशन है और जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉयड कंडीशन। अब आप यहां देखें कि जो डिप्लॉयड चीज से हैप्लॉयड अवस्था आ रही है तो कौन सा डिवीजन होगा ये आप जानते हैं सर, मियोसिस डिवीजन। यानी कि स्पोरोफिटिक फेज से मियोसिस के उपरांत स्पोर्स जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बीजाणु का निर्माण। इस गैमेटोफिटिक फेज भी हैप्लॉइड। अब इस हैप्लॉइड फेज से गैमेट्स बने, वे भी कैसे हैं हैप्लॉइड यानी कि ये भी एगोइक है। अब एगोइक से एगोइक जब चीज मिलती है तो आपको पता है कि वहां कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ये इसमें डिवीजन हुआ, यहाँ याद रखना है आपको मियोसिस। मियोसिस डिवीजन के उपरांत ही स्पोर्स का निर्माण हुआ। गैमेटोफिटिक फेज गैमेट्स बने वो भी कैसे थे हैप्लॉइड, और जो कि माइटोसिस डिवीजन के उपरांत। अब देखिए जब गैमेट्स बने तो आप जानते हैं गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब नर और मादा युग्मक के फ्यूजन से यानी कि उनके संलयन से क्या बनता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा है अपना द्विगुणित यानी कि युग्मनस का निर्माण हुआ किससे, युग्मक संलयन से। जो युग्मक बने थे नर और मादा युग्मक उनके संलयन से जाइगोट का निर्माण हुआ। युग्मक संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। यानी कि निषेचन के उपरांत जाइगोट बना, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब और उस भ्रूण से सीड यानी कि बीज, और उस बीज से ये स्पोरोफाइट और अब बीजाणु को पौधा बनता है। सीड हुआ, सीड से बीजाणु पौधा। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि बीजाणु की जो अवस्था है वो दीर्घकालिक होती है, स्वतंत्र होती है और जड़ तना पत्ती में विभाजित होती है। अब जड़ तना पत्ती में ये विभाजित है तो ये अवस्था कहां से है, जब बीज जर्मिनेट हुआ यानी कि जब बीज
मौसम बदला, जड़ तना पड़ती, एक नया पौधा बना, तो वो अवस्था स्पोरोफाइटिक फेज। उसके बाद स्पोर्स बने और फिर गैमेट्स फेज हुआ, गैमेटोफाइटिक फेज के बाद गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बना, जिससे एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सीड में फिर पुनः नई अवस्था। तो आप देख रहे हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी, ये एकांतर क्रम में जो पीढ़ियों में क्रम चल रहा है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आना, यही अपना क्या कहता है पीढ़ी एकांतर। तो जो ऊपर टर्म आपने पढ़ा, सबसे पहली लाइन आपने ये सीखी कि अपरद्विज पादपों में पीढ़ी एकांतर है। तो इसकी पीढ़ी में पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी, तो ये दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में एक दूसरे के बाद आती हैं। स्पोरोफाइटिक पहली और मुख्य पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी है युग्मकों अब अपरद्विज पादपों में जनन दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट अलैंगिक जनन और नंबर टू लैंगिक जनन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन को आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए, अलैंगिक जनन में मियोसिस एवं युग्मक संलयन नहीं होता। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसका महत्व की पॉइंट आपको याद रखना है कि गैमेट फ्यूजन और मियोसिस परसेंट होती है। दूसरा महत्वपूर्ण अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हम अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस भी कहते हैं अलैंगिक जनन। तो देखिए एपोमिक्सिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मीन देखिए, एपो मीन होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब मिक्स। बिना मिक्सिंग के जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो बिना मिक्सिंग के क्यों कहते हैं कि यहाँ बिना मिक्सिंग के भी एक नए पादप का जन्म हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ युग्मक संलयन नहीं हो रहा है। यदि युग्मक संलयन होता तो हम बताएं मिक्सिंग होती। युग्मक संलयन में क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और उससे जाइगोट बनता है। तो ये प्रोसेस तो मिक्सिंग वाला हो गया कि दोनों के जेनेटिक मटेरियल जो थे फ्यूज कर रहे हैं आपस में और जाइगोट का निर्माण हो रहा है। तो इसमें पहले ही यहाँ पे लिख दिया कि युग्मक संलयन नहीं होता है, तो जब ये कंडीशन है ही नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर इसका दूसरा नाम एपोमिक्सिस इसलिए है क्योंकि नए पादपों का जन्म बिना किसी मिक्सिंग के होगा। तीसरा अलैंगिक जनन से बनने वाली संतति, यानी कि जो संतति बनती है, यानी कि जो नए पादप बनते हैं, संतति
के समान ही होती है, यानी कि वे आनुवंशिक एवं आकार के रूप से अपने जनक पादप के समान ही होती है। इसलिए आप ये मान सकते हैं फोटोस्टेट होती है अलैंगिक जनन में। तो अब आप यहाँ एक पॉइंट ये नोटिस करिए कि मियोसिस नहीं होता अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, मियोसिस नहीं होता और युग्मक संलयन भी नहीं होता। तो फिर जब एक प्लांट से, मान लीजिए प्लांट है और इससे दूसरे प्लांट की ओरिजिन हो रही है, तो कैसे हो रही है? तो मियोसिस नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा डिवीजन काम करेगा? तो आप नोट कर लीजिए कि नई संतति यानी कि नव पादप जो बनता है, नव पादप समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन से बनता है। यानी कि जो नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है वो नया प्लांट किससे बनता है? समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन से बनता है। अब चूंकि मियोसिस से है तो माइटोटिक डिवीजन से होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्ट्स, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखिए अलैंगिक जनन की दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है एनसेम बीज का, इसे कहते हैं एगेमोस्पर्म। और दूसरा जो है वो है अपना कायिक जनन या कायिक प्रवर्तन। इतना समझिए। अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है अपना विभाग। पहला है अनिषेक बीज का और दूसरा कायिक। अनिषेक बीज का क्या है? ये महत्वपूर्ण है। 2019 में ये प्रश्न 1 नंबर में आया था। इसकी परिभाषा पूछी गई थी अनिषेक बीज का क्या है? तो ऑप्शन ये बिना अर्धसूत्र एवं युग्मक संलयन के बीज निर्माण की घटना अनिषेक बीजता कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन के बीज निर्माण की घटना अनिषेक बीजता कहलाती है। यानी कि जो बीज का निर्माण होगा वो बिना मियोसिस और बिना युग्मक संलयन के होगा। तो यहाँ एक चीज पर विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सीड की तो आवश्यकता है, अर्थात
कि प्लांट बनाने के लिए, उगाने के लिए या दूसरे प्लांट आप प्रवर्धन करवाना चाहते हैं तो उस प्रवर्धन के लिए आपको बीज की आवश्यकता तो है। इस बीज से ही आप एक नए प्लांट को ग्रो करवा पाएंगे या आपको करवाना है। लेकिन ये जो बीज है, इस बीज की फॉर्मेशन किससे हुई है? ना तो इसमें म्यूसिस हुआ और ना ही युग्मक संलयन हुआ। इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के ना होने से इस बीज का निर्माण हुआ, यानी इस बीज के निर्माण में ये दोनों घटनाएं नहीं घटित हुई, नहीं म्यूसिस हुआ और ना ही युग्मक संलयन हुआ। ऐसा बीज जिसके निर्माण में ना तो युग्मक संलयन हुआ और ना ही अर्धसूत्रण हुआ और इस बीज का निर्माण हो, तो यह घटना कहलाती है एनसेक बूस्टर और इससे एक नया प्लांट बनता है। एनसेक जो बीज होते हैं वे फर्टाइल होते हैं और उनसे नया पादप बन सकता है या हो सकता है, तो वे नए पादप को जन्म दे सकते हैं। ये क्षमता उनके अंदर होती है जो एनसेक बीज होते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन में क्या है कि पौधे के बीज को छोड़कर, यहाँ पर तो बीज इन्वॉल्व है एक नए प्लांट को बनाने में, लेकिन दूसरे अपना टाइप है अलैंगिक जनन का कायिक जनन। इसमें आपको देखेंगे कि बीज के अतिरिक्त पौधे के जो कायिक भाग, कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती और कलिका से प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कायिक भाग पौधे के जड़, तना, पत्ती और कलिका उनसे प्रवर्धन होता है। एनसेक बीज का नाम है, क्या देखा? प्रवर्धन के लिए हम क्या चीज यूज कर रहे थे? बीज को, यानी कि बीज से प्रवर्धन हो रहा था पौधे का, लेकिन वो बीज बन कैसे रहा था? बिना अर्धसूत्री के विभाजन के और बिना युग्मक संलयन के। तो इसमें बीज की आवश्यकता थी जिससे एक नया पादप बन रहा था। जबकि कायिक जनन ये कायिक प्रवर्धन में हम देखते हैं कि नए पादप के लिए हमें बीज की आवश्यकता नहीं है, जड़, तना, पत्ती या उसकी कलिका से नया बीज बनता है। जब इन भागों से जो कायिक भाग है पौधे के, किसी पौधे नए पादप का निर्माण होता है तो वह अपना कायिक जनन कहलाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट कि प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे के उस कायिक भाग को प्रवर्ध कहा जाता है। प्रवर्धन में उपयोग किए जाने वाले भाग को प्रवर्ध कहते हैं। तो प्रवर्ध क्या है? कायिक जनन में हमें क्या पता चला कि नए पौधे को बनाने के लिए मात्र पौधे के जड़, तना, पत्ती या उसकी कलिका, इन भाग से किसी एक भाग का यूज करना है जिससे हम एक नया पौधा बना सकें। तो हम मान लीजिए जड़ का यूज करते हैं या हमने तने का यूज किया या पत्ती का या उसकी कलिका का, तो वह भाग क्या कहलाएगा? प्रवर्ध। मान लीजिए कि हमें प्लांट ग्रो करवाना है, ये हमारा मात्र पादप का तना है, इसकी कलम को हम यूज करते हैं या इसकी पत्ती को यूज करते हैं, तो वो भाग ये जो तना है इसका, ये इसका तना क्या है? प्रवर्ध। तना है ये प्रवर्ध है और इसी से हमें नया पादप प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि प्रवर्धन में उपयोग किए जाने वाले भाग को प्रवर्ध कहते हैं, यानी कि जिस भाग से प्रवर्धन किया जा रहा है, कुछ हो सकता है जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती या कलिका, उसको प्रवर्ध कहा जाता है।
अब देखो कायिक जनन दो प्रकार से होता है, यानी कि कायिक जनन के प्रकार हैं दो। कायिक जनन दो प्रकार से होता है, मूत्रस्थ और मूत्र। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम। अब हम डिस्कस करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। आप लोग लीजिए वातावरण में प्राकृतिक कायिक जनन निम्न कायिक भागों द्वारा हो सकता है। यानी कि आप लोग जो वातावरण में प्राकृतिक कायिक जनन निम्न कायिक भागों द्वारा हो सकता है, जैसे तने द्वारा, यानी कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में कुछ पादपों में की तने रूपांतरित होकर विशिष्ट संरचनाएं बना लेते हैं, जो प्रवर्धन में सहायक होते हैं। कुछ पादपों के तने रूपांतरित होकर विशेष संरचनाएं बना लेते हैं, जो प्रवर्धन में सहायक होते हैं, जैसे कंद। दूसरा है प्रकंद। उसी प्रकार सरकंद, घनकंद, ऊपरी भूस्थानी, ऊपरी भूस्थानी, ये वो विशिष्ट संरचनाएं हैं जो पादपों में उनके तने में आए रूपांतरण के कारण बनती है। अब इनके एग्जांपल देखिए, कंद का एग्जांपल है आलू, यानी कि कंद तने का रूपांतरण है, वो क्या है? आलू। प्रकंद अदरक, सरकंद इसमें आपका आता है लहसुन एवं प्याज। घनकंद में है आपकी अरबी,
कन आलू। क्या खास बात है कि तने में रूपांतरण हुआ कि शाखाएं निकली और उस शाखाओं का अंतिम छोर फूल है। ये कण की विशेषता है कि तने से शाखाएं निकलती हैं और वो शाखाएं अंतिम छोर पर फूल जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। फूड और स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से, यानी कि इनमें भोजन संचित होने की वजह से ये अंतिम छोर पर फूल जाती है। दूसरा है हमारा प्रकंद। अब प्रकंद में क्या कि जो प्रकंद है वो भूमि की सतह के क्षैतिज वृद्धि करती है। प्रकंद में आपको महत्व पॉइंट देखना है कि प्रकंद भूमि के क्षैतिज इस प्रकार गति करती है। सल्क पत्र यानी कि लहसुन और जो प्याज है वो सल्क पत्रों से घिरे होते हैं या घिरे रहते हैं, जबकि हमारी जो घनकंद है अरबी यह भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करती है। अपनी ऊपरी बहुस्तरीय घास जो भूमि पर रेंग कर बढ़ती है। तो ये आपने देखा, ये थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट। ये तनों में होने वाले रूपांतरण थे जिससे विशेष संरचना बनी तनों में रूपांतरण से। तो यह तने द्वारा काय प्रबंधन आपको समझना था। आवृत्ति की बात में प्राकृतिक काय चलन में हमने सबसे पहले ये जाना कि तने में होने वाले रूपांतरण से विशेष संरचनाएं बनती हैं जो प्रवर्धन में सहायक होती हैं, जैसे कण, प्रकंद, सल्क, घनकंद, ऊपरी बहुस्तरीय। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो जो आने वाली है वो ही मिलती है। और पहले आइकन पर जरूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे ना तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी।